हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से जुड़े हुए प्रश्नों को अभी करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सभी वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, महात्मा गांधी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? तो किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। तो राजा राम मोहन को किन किन नामों से संबोधित किया गया है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो किसने सबसे पहले अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? कार्य के आधार पर, जन्म के आधार पर, गतिविधि के आधार पर या फिर मनोविज्ञान के आधार पर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को किस आधार पर निर्धारित करने का विरोध किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर, ने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। आपको याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वी.डी. सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, बिपिन चंद्र ने या फिर सर जॉन लॉरेंस ने? तो किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो कौन सा वो एक्ट था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को दे दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे।
तो वॉइसरॉय कब से कहा जाने लगा? 1858 के अधिनियम से, और पहले वॉइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, सावरकर जुड़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से, हिंदू महासभा से, या इनमें से किसी से नहीं? तो सावरकर किससे जुड़े हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। भारत में, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको बताना है प्रतिनिधि सरकार की नींव किस एक्ट के द्वारा पड़ी? ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी है सुधार अधिनियम 1909। तो कौन सा वो अधिनियम है जिससे प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वो एक्ट था जिससे प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1861 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की नींव भी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत को गवर्नर जनरल कौन थे? जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड इरविन थे, या फिर लॉर्ड लिटन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। तो देखिए, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। और इसको खत्म किसने किया? लॉर्ड रिपन ने इसे खत्म किया। और इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा। तो स्थानीय भाषा में कोई समाचार प्रकाशित नहीं हो सकता था इस एक्ट के तहत। तो लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को खत्म किया और भारतीय भाषाओं को भी अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के समान ही स्वतंत्रता दी गई। क्वेश्चन नंबर 9, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजा अंकुरण काल कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या फिर लॉर्ड कर्जन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। ICS के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी थी, जो भारतीयों के मांग के विपरीत थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं 1878 ईस्वी के शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसलिए लिटन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजा अंकुरण काल के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच करना है। वेदों की ओर लौटो से कौन जुड़े हुए हैं? दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो से कौन जुड़े हुए हैं? सुभाष चंद्र बोस। नारे दिए गए हैं और आपको बताना है किस नेता ने दिए हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेब या फिर एनी बेसेंट? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में, सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास इनमें से किस में था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में नरमपंथी विश्वास रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति वामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर रास बिहारी बोस ने? तो इनमें से किसने भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन सोसाइटी नामक संस्थाएं स्थापित की। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो कथन है जिससे बाल गंगाधर तिलक नहीं है? कौन सा वो ऑप्शन है, आपको वो चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। ऑप्शन बी है, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। ऑप्शन सी है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया। तो ये भी याद रखना है कि मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। तो राइट आंसर बताइए कौन सा एक नहीं है संबंधित? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और वो नरमपंथियों के कार्यों से और उनके तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। और बाकी के तीनों विकल्प बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, मदन मोहन मालवीय को या फिर एमजी रनाडे को? तो किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में अग्रिम पंक्ति के नेता थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? बीजी तिलक को यानी कि बाल गंगाधर तिलक को, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे या फिर CR दास? तो किसे राजनीतिक गुरु माना गया गांधी जी के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वे स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना की बवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 17। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? 1897 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1912 में? तो किस वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905। 1905 में बनारस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 18। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, लखनऊ अधिवेशन के उपरांत या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना, मुसलमानों के बृहद बहुमत को संतुष्ट करना। तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य इनमें से क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो दूसरा क्या नाम से हम 1909 के एक्ट को पुकारते हैं? राज्यसभा सुधार बिल, मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल बिल या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बिल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्ले मिंटो सुधार। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मॉर्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले के विचारों से सहमत थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को इसलिए मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। मॉर्ले मिंटो सुधार तमाम खासियतों के बावजूद भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका, क्योंकि भारतीयों की मांग थी एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना, जो कि पूर्ण इससे नहीं हो सकी थी। क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1909 में, 1910 में, 1911 में या फिर 1912 में? तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1911 में।
दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक या फिर MG रनाडे? तो कौन है जो होम रूल आंदोलन से इनमें से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बापिस्ता एवं सचिव NC केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में GR खापर्डे, BS मुंजे एवं RP करंकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। कर्नाटक, महाराष्ट्र जिसमें बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती कमला नेहरू या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर सिर्फ पूछा जाए कि कौन पहली महिला अध्यक्ष है तो एनी बेसेंट, और भारतीय पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कहाँ हुआ था? चंपारण में, बारदोली में, चौरी चौरा में या फिर दांडी में? तो कहाँ पर हुआ था? चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग यानी 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था, इसलिए इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? 1833 का चार्टर एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम? तो कौन सा वो एक्ट है जिसमें सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नर को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। क्वेश्चन नंबर 27, द्वैध शासन प्रणाली को राज्यों में कब लागू किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो कब द्वैध शासन को राज्यों में लागू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन को राज्य में लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड सुधार
1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में 1924 से 27 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? मॉडले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड या फिर नेहरू रिपोर्ट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 29, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? 1931, 1919, 1920 या फिर 1942? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1919 में। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1857, 1885, 1914 या फिर 1919? तो किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1919। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 31, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा का समर्थन प्रदान करना, तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना, भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना। तो खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में एक नई धारा जुड़ गई। शिक्षित मुसलमानों की युवा पीढ़ी, परंपरागत ईश्वर भक्तों और धर्माचार्यों का एक वर्ग लगातार ज्यादा उग्र और राष्ट्रवादी हो रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि लखनऊ समझौते से पहले ही तैयार कर दी गई थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए राष्ट्रवादी आंदोलन ने सभी भारतीयों को समान रूप से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमान एक साथ हो गए। राजनीतिक रूप से सजग मुसलमान ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य के प्रति किए गए व्यवहार से क्षुब्ध थे। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर इससे थ्रेस ले लिया था। तुर्की के सुल्तान को कुछ मुस्लिम खलीफा स्वीकार करते थे। इस मुस्लिमों ने तुर्की के सुल्तान को अपमानित किए जाने का विरोध किया। इसी संदर्भ में अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनी। इसके साथ ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 32 मैच करना है। मैच नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी? जिन्ना क्या खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं? गांधी जी क्या चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं? और सुभाष चंद्र बोस क्या फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए हैं? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी।
उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, जबकि अन्य विकल्प में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इन्होंने ही दी थी 1928 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी से जुड़ा हुआ है, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। ये सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वह जानी जाती है नेहरू समिति के नाम से, प्रारूप समिति के नाम से, हंटर समिति के नाम से, या फिर मुदीमेन समिति के नाम से। तो कौन सा वो समिति थी जिसने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था कि जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी। तो यहाँ पर आपको फिर कूट दिए गए हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना, सरकार के बकाया करों का भुगतान करना। तो इनमें से कौन कौन सी असहयोग आंदोलन की विशेषताएं थी? तो केवल 1, 2 और 3, 4 जो है सरकार के करों का भुगतान करना, ये यहाँ पर गलत है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को हुए चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों, विदेशी सामानों एवं विधायिका का पूर्ण बहिष्कार की योजना भी इसमें शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 35, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अदालतों का बहिष्कार करना, कानूनों की अवमानना करना, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार करना। तो कौन सा एक असहयोग आंदोलन के एजेंडा में शामिल नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की अवमानना करना। ये यहाँ पर गलत है। असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। इसके अतिरिक्त 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया था। कानूनों की अवमानना संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 36, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने ऐसा कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास ने, या फिर मोहम्मद अली ने? तो किसने ये कथन कहा है कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के ये कथन थे। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक से स्थगित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश, या फिर बंगाल विभाजन? तो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउंसिल प्रवेश। चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों का बहिष्कार बंद करें, इन काउंसिलों का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। इसी उद्देश्य से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? गोखले, BG तिलक, डॉक्टर MR जयकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद?
तो स्वराज पार्टी से कौन संबंधित थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर M.R. जयकर। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। डॉक्टर M.R. जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे, जबकि गोखले एवं बीजी तिलक की स्वराज पार्टी की स्थापना से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1923 में, 1924 में, 1925 में या फिर 1926 में? तो गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1924 में, और वो केवल एक ही बार अध्यक्षता किए थे, बेलगाम अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? भारत में अंग्रेजी शासन के, किसानों पर अन्याय के, न्यायिक व्यवस्था के या फिर भूमि कर में अधिक वृद्धि के? तो बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? भूमि कर में अधिक वृद्धि के। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 50 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी? भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होगी, संसद द्विसदनात्मक हो, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। तो नेहरू समिति रिपोर्ट में इनमें से कौन सी एक संस्तुति नहीं थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। ये यहाँ पर गलत है। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ क्या थी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचक मंडल हो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था हो, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों को आरक्षण मिले, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को मिले। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो नेहरू समिति की रिपोर्ट से भारत के संविधान में कौन सा इनमें से प्रावधान जोड़ा गया है? संघीय शासन, निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकारों का प्रयोजन संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों से ही एक प्रबल विचार माना जा रहा था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे। 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकारों का उल्लेख था। तो कौन सा इसमें से राइट स्टेटमेंट है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का उल्लेख था। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? 1925 में, 1926 में, 1936 में या फिर 1929 में? तो कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को कब निर्धारित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का भी निश्चय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू।
पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मामले हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ कब की थी? 26 फरवरी 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 31 दिसंबर 1930 को या फिर 2 अक्टूबर 1930 को। तो दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 47, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, के.एम. पनिक्कर ने, विंस्टन चर्चिल ने। तो किसने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने। सबसे पहले किसने किया था? 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया था। तो इकबाल ने मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, एक अलग मुस्लिम राज्य का, और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है अमृतसर, देहरादून, नैनीताल या फिर पेशावर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है पेशावर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड का निम्न में से किसने विरोध किया था? M.K. गांधी ने, B.R. अम्बेडकर ने, B.G. तिलक ने या फिर M.G. रनाडे ने। तो सांप्रदायिक पंचाट का किसने विरोध किया था? राइट आंसर है M.K. गांधी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैम्से मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौते के बाद समाप्त हुआ था। तो आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं तो देख लेते हैं। टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 107, 114,
तो इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 115। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्नों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपकी हेल्प होगी इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।